हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए ऑडिट की जो लेक्चर्स है फटाफट से अपलोड करने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी रात के 2 बज रहे हैं, 2 से भी ऊपर हो रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है क्योंकि मैंने जैसे वीडियो अभी अपलोड किए ऐसे 500 सीरीज़ के, तो उसके अंदर 501 ऐसे पे एक राम पांडे करके स्टूडेंट का कमेंट आया। तो उसका जो एक कमेंट था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा कि आपकी इतनी हेल्प हो रही है इन लेक्चर्स से। तो उसने कमेंट किया था कि एफआर रिवीजन वो कर रहे हैं, उनके बीच में उनको मेरे इन लेक्चर से बहुत बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि ऑडिट का भी ब्रशअप हो रहा है। तो मुझे लगा अगर स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प हो रही है तो मुझे फटाफट से अपलोड करने चाहिए, जैसा कि मैं करने वाली भी थी। तो मैंने आज आपके लिए ऐसे 600 सीरीज़ है वो आज पूरी रिकॉर्ड करूँगी। तो ऐसे 600 सीरीज में 3 ऐसेज आते हैं: यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट एंड यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तीनों ऐसे बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जैसा कि मुझे अभी भी मोटिवेशन मिल रही है आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसे 600 सीरीज का फर्स्ट ऐसे हम रीड करेंगे, ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अनदर ऑडिटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है किसी भी कंपनी के अंदर एक प्रिंसिपल ऑडिटर हो और एक या एक से ज्यादा अनदर ऑडिटर भी हो। अब यहाँ पर अनदर ऑडिटर का मतलब है वो ऑडिटर जो किसी कंपनी के किसी कंपोनेंट की ऑडिट करता है। ये कंपोनेंट कोई ब्रांच या फिर कोई डिपार्टमेंट या सब्सिडरी या अदर किसी भी फॉर्म के अंदर कोई कंपोनेंट है तो वो हो सकता है। तो यहाँ पर 2 ऑडिटर होता है, एक होता है प्रिंसिपल ऑडिटर जो मेन ऑडिटर होता है कंपनी का, और जो एक कंपोनेंट का ऑडिटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अदर ऑडिटर या अनदर ऑडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑडिटर है जब वो ऑडिट करेगा तो वो अनदर ऑडिटर के वर्क को कैसे यूज करेगा, कितना उस पर रिलाई रह सकता है, वो हम इस ऐसे के अंदर रीड करेंगे। तो हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर मीन्स ऑडिटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर reporting on the financial information of an entity when that financial information includes the financial information of one or more component audited by the another auditor। कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उसका मतलब क्या होता है कि वो ऑडिटर जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर रिपोर्ट देने के लिए या ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, लेकिन उस जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन अनदर ऑडिटर के वर्क के रिगार्डिंग भी है। जैसे कि अगर ब्रांच की बात करें तो ब्रांच की कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, वो कंपाइल जब इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर तो पार्ट होगी। तो ये इसके कहने का मतलब यही है कि प्रिंसिपल ऑडिटर का मतलब वो ऑडिटर है जो किसी कंपनी के पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी है उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट अदर ऑडिटर के वर्क के रिगार्डिंग भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है अदर ऑडिटर मीन्स एन ऑडिटर अदर देन द प्रिंसिपल ऑडिटर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपोनेंट विच इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कुल मिला के इसके कहने का मतलब यही है। अदर ऑडिटर का मतलब है कि वो ऑडिटर जो प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं है और उसने जो भी काम किया है, मतलब अदर ऑडिटर ने जो भी काम किया है या उसने जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ वर्क किया है उसका वर्क पूरे जो भी कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर कुछ क्लैरिफिकेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर कोई इंटरनल ऑडिटर है और एक्सटर्नल ऑडिटर है तो उस केस में वो अनदर ऑडिटर नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ही अलग होता है और ना ही वो कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करता है जो कि ओवरऑल ऑडिट में इंक्लूड की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी कंपनी के अंदर 2 ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, एंड वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको जॉइंट ऑडिट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल या अदर ऑडिटर का रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोलता है, जब प्रिंसिपल ऑडिटर है वो अदर ऑडिटर के वर्क को यूज करेगा तो वो उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को देखेगा, अगर वो सीए नहीं है तो, क्योंकि अगर अदर ऑडिटर अगर सीए होगा तब तो उसकी रिलाई कर सकता है उसकी कॉम्पिटेंस पे, लेकिन अगर वो सीए नहीं है तो उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को देखेगा। ठीक है, इसके बाद ये बोलता है द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड परफॉर्म द प्रोसीजर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडुक्वेट फॉर द प्रिंसिपल ऑडिटर्स पर्पस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक असाइनमेंट। तो ये क्या बोलता है
कि जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा। किस लिए? कि वो ये देखेगा कि जो भी अदर ऑडिटर ने वर्क किया है वो एडिक्वेट है या नहीं, और वो ये देखेगा, मतलब देखेगा कि ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं। ये सारी चीजें वो चेक करके ये देखेगा कि क्या जो अदर ऑडिटर ने वर्क किया है वो प्रिंसिपल ऑडिटर के पर्पस के लिए एडिक्वेट है कि नहीं। ठीक है, अब इस ऐसे के कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या बोलता है? द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसिडर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ द अदर ऑडिटर। ये बोलता है कि जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, मतलब अदर ऑडिटर के लिए कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स है, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स उसको ध्यान में आते हैं, तो वो जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है उसको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ चेक वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका पर्पस वो नहीं है। अदर ऑडिटर ने जो किया है उसमें से कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स को वो चेक कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन उसको रखना पड़ेगा अदर ऑडिटर के साथ में। इसके अलावा ये ऐसे क्या बोलता है? When the principal auditor concludes based on its procedure that the work of another auditor can't be used and the principal auditor has not been able to perform the sufficient additional procedure regarding the financial information of a component audited by the other auditor, the principal auditor should express the qualified opinion or disclaimer of opinion because there is a limitation on its scope। तो एक सिंपली ये बात बोलता है कि अगर जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उसको ये लगता है कि जो अदर ऑडिटर ने वर्क किया है वो एडिक्वेट नहीं है कि वो ऑडिट के लिए यूज कर सके, तो वो क्या करेगा कि अदर एडिशनल प्रोसीजर लगाकर देखेगा और चेक करेगा जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर ऑडिटर ने चेक की है उसको। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑडिटर अगर एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगा पाता और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है टाइमिंग उसके पास कॉन्स्टेंट है, मतलब कि जो हमने देखी थी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, उसके पास टाइमिंग कम होता है, सोर्स कम होते हैं, तो उस केस के अंदर अगर वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता एडिशनल प्रोसीजर लगा के, तो वो कंक्लूड करेगा कि उसको ही सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और उसको जो अदर ऑडिटर का वर्क है वो एडिक्वेट नहीं लगता है। तो उस केस में कभी कभी ये भी हो सकता है स्कोप पे भी उसकी लिमिटेशन कर दी जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसको स्कोप को लिमिट कर दिया, उसके दायरे को लिमिट कर दिया कि आप ये नहीं चेक कर सकते, तो उस केस में वो क्या करेगा? क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्ट should state the clearly the division of the responsibility for the financial information। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्ट देगा ना उसके अंदर वो क्लियरली लिखेगा डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, मतलब कितना वर्क उसको सौंपा गया था और कितना अदर ऑडिटर ने किया है, ताकि उसका पता लग पाए कि उसका कितने वर्क के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली है। ठीक है, तो उसे डिवीजन ऑफ वर्क बताना पड़ेगा, मतलब कितने ब्रांच की ऑडिट उसको सौंपी गई है अदर ऑडिटर को, कितने डिवीजन की, कितने डिपार्टमेंट की। तो आई होप आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे पे, जो कि है ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले मैं बात करूं इंटरनल ऑडिटर की, तो इंटरनल ऑडिटर किसको बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, शायद मैंने उसका लेक्चर भी अपलोड किया था। ठीक है, तो आप वहां पे जाके चेक कर लेना। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ इस ऐसे के पर्पज के लिए। इंटरनल ऑडिटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑडिटर जिसको मैनेजमेंट अपॉइंट करता है इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने के लिए, और वो चेक करता है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है, कंटिन्यूअस एनालिसिस करता है इंटरनल कंट्रोल्स का इंटरनल ऑडिटर, और उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट उसको लगता है या फिर कुछ भी उसको ऐसा लगता है कि बेटर गवर्नेंस हो सकता है कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को लगा के या किस एडिशनल प्रोसीजर को लगा के, तो वो सब उसको मैनेजमेंट को बताएगा ताकि वो इंटरनल कंट्रोल्स है वो अच्छे हो सके। तो यहाँ पे क्या बोलता है? द इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस and critical appraisal of the functioning of the entity with a view to suggest the improvement thereto and add the value and strengthen the overall governance mechanism of the entity, including the entity's risk assessment, strategic risk management and internal control system। तो ये डेफिनेशन वही बोलते हैं जो मैंने समझाया कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो मैनेजमेंट का इंडिपेंडेंट फंक्शन है, जिसमें ऑडिटर क्या करता है? इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देता है, इंटरनल कंट्रोल्स की, रिस्क और स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट की, जो भी उसको लगता है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए या फिर इससे बेटर गवर्नेंस हो सकता है, तो वो यहाँ पर अपने सुझाव देगा मैनेजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, मतलब कि अब यहाँ पर जो कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो गए इंटरनल ऑडिटर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन हमने क्या देखा था कि ऐसे 200 में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिटर के ओपिनियन देना। अब ओपिनियन देने के लिए उसको कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगानी पड़ती है, उसके बाद में उसके बेसिस पे वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में वो क्या देखता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है वहां पे,
तो ये वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करता है। सबसे पहले आता है कि डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और देन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स को वो चेक करेगा। उसके बेसिस पे वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को देखेगा और उसके बेसिस पे वो अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिजाइन करेगा। इसके अलावा अगर हमने एक और ऐसे देखा था जिसमें क्या था, कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल विद द TCWG। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया था उस ऐसे में कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो कोई भी तरीके के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसकी ऑडिट से रिलेटेड जितने भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो उसको चेक करेगा। अगर उसको कुछ भी डेफिशिएंसीज ध्यान में आती है, मतलब कि जो भी ऑडिट की है उसने, उसमें जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसमें डेफिशिएंसीज जो भी मिलती है उसको, तो अगर वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मतलब वो उसके लिए बाउंड नहीं है, लेकिन उसको कोई डेफिशिएंसी मिल गई तो उसको रिपोर्ट करनी चाहिए TCWG को। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का अनुमान लगाने के लिए वो क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करता है। सेकेंड, उसको कोई डेफिशिएंसी ध्यान में आती है तो वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करेगा तो वो क्या कर सकता है कि जो भी इंटरनल ऑडिट कर रहा है बंदा, वो उसने जो भी वर्क परफॉर्म किया है उसको यूज कर सकता है, लेकिन कितने एक्सटेंट तक यूज करना और एडिक्वेट है कि नहीं वो उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या उसको वर्क को यूज करना है क्या, इंटरनल ऑडिटर क्या करना है तो किस एक्सटेंट तक करना है और कितना ये एडिक्वेट है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है रिक्वायरमेंट, वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल एडिक्वेट। तो ये पहला तो पॉइंट वही है। उसके बाद में अगर वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करता है तो उससे उसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट पे क्या इफेक्ट होगा उसको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर उसने कोई स्पेसिफिक एरिया है उसके रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज किया तो उससे उसके खुद की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट पर जो प्रोसीजर है उसके क्या फर्क पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको कम यहाँ पर जो प्रोसीजर्स है वो लगानी पड़े तो उसके टाइमिंग में फर्क पड़ जाएगा, तो इस तरीके से उसको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट दे रखी है कि एक्सटर्नल ऑडिटर को इवेल्युएट करना चाहिए। क्या इवेल्युएट करना चाहिए, सबसे पहली बात आती है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट करता है, तो ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि क्या वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं, मतलब मैनेजमेंट ने उसको कुछ मिला हुआ तो नहीं है, कल्यूजन तो नहीं है, तो ये सब चेक, इंटीग्रिटी को देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्निकल कॉम्पिटेंस, जो इंटरनल ऑडिट कर रहा है बंदा वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। इसके बाद में प्रोफेशनल केयर एंड ड्यू डिलीजेंस, मतलब उसने ड्यू डिलीजेंस लगाया है नहीं, सावधानियां रखी है कि नहीं। एंड प्रोफेशनल केयर का मतलब क्या है कि जो भी एसेज वगैरह है इंटरनल ऑडिटर के रिगार्डिंग वो उसने फॉलो किए हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो भी इंटरनल ऑडिटर है और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उनके बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली होना ही चाहिए, तभी वो उसके वर्क को यूज कर पाएगा। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर की ही होती है ऑडिट रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। ये सिर्फ ऐसे में ये बताया गया है कि जब भी वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करेगा तब उसको क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या उसको यहाँ पर जो भी सावधानियां है वो रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे आता है ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड है वो क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट और दूसरा होता है ऑडिटर एक्सपर्ट। जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के अगर वर्क को यूज करेगा तो वो ऐसे 200 में कवर हो जाएगा, जहां पर वो क्या कर सकता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशंस वगैरह ले सकता है, तो वहां पे हो जाएगा वो कवर। ठीक है, लेकिन जो ऑडिटर्स एक्सपर्ट है वो यहाँ पे कवर है। ऑडिटर एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि ऑडिटर की तरफ से ही अपॉइंट किया हुआ या फिर जो ऑडिटर ने खुद ने अपनी तरफ से उसके वर्क को यूज किया है और अपॉइंट किया है, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है एज वेल एज इंटरनल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट फर्म में से ही किसी एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर रहा है, मतलब वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर का या फिर इंजीनियर का यूज कर रहा है। LLP के अंदर होता है ऐसा कि इंजीनियर और भी है वो पार्टनर हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरनल हो सकता है ऑडिट फर्म में से कोई, या फिर एक्सटर्नल बंदा कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी इंजीनियर का या वैल्यूअर का वर्क भी वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ऑडिटर्स एक्सपर्ट एंड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन possessing the expertise in the field other than the accounting and auditing used by the auditor to obtain the sufficient and appropriate audit evidence। तो ये क्या बोलता है कि इंडिविजुअल भी हो सकता है ऑडिटर एक्सपर्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ये किस चीज के एक्सपर्ट होंगे, तो ये अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग के एक्सपर्ट नहीं होंगे वो, क्योंकि वो तो खुद ऑडिटर खुद सीए है तो खुद ही है। लेकिन इसके अलावा कोई फील्ड, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वैल्यूएशन का हो सकता है, या अदर कोई फील्ड की एक्सपर्टीज है
वर्क हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सटर्नल या फिर इंटरनल हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले तो ऑडिटर ये दिखेगा कि क्या उसके वर्क को यूज करना है, अगर यूज करना है तो किस एक्सटेंट तक करना है, और दूसरी बात कि वो एडिक्वेट है कि नहीं। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे डिटरमाइन द नीड ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। सबसे पहले ऑडिटर ये दिखेगा क्या ऑडिटर एक्सपर्ट की वर्क को यूज करने की नीड है क्या। सेकंड देखेगा नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, मतलब उसके वर्क को यूज करने से उसकी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट पर कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या, तो वो देखेगा। नेक्स्ट ये देखेगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब जो ऑडिटर एक्सपर्ट आएगा उसकी कॉम्पिटेंस को चेक करना पड़ेगा, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स उसको कंसीडर करने पड़ेंगे। कैपेबिलिटी कितनी है ये सब देखना पड़ेगा। इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क, तो यहाँ पहले ही रीड कर चुके हैं, एडिक्वेट है या नहीं उसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि रेफरेंस टू द ऑडिट एक्सपर्ट इन द ऑडिट रिपोर्ट, तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस देना पड़ेगा कि उसने ऑडिट एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एक्सपर्ट का वर्क यूज करने से ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं हो जाएगा। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑडिटर की ही रहेगी। मतलब वो ऐसा नहीं कह सकता कि एक्सपर्ट ने ऐसा बोला था इसलिए हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो यही बोलता है द ऑडिटर इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे हमारे कंप्लीट होते हैं। मेनली इसमें यही था, अदर ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट ये था कि डिवीजन ऑफ वर्क को लिखना पड़ेगा उसको रिपोर्ट में। बाकी तीनों में सेम चीजें हैं कि एडिक्वेट है या नहीं देखना पड़ेगा, अप टू व्हाट एक्सटेंट यूज किया जाए वर्क को, और ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी को चेक करना पड़ेगा जिसके वर्क को यूज कर रहे हैं उसकी, और ऑडिट पर्पस के लिए उसकी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट पे क्या फर्क पड़ता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और ऑडिट एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर रहा है तो वो भी उसको बताना पड़ेगा रिपोर्ट में, और अगर वो रिपोर्ट में ऐसा लिखता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं होता। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसी की होती है। तीनों ऐसे का क्रक्स यही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। बस पढ़ते रहो और लगे हुए रहो अपनी तैयारी में। तो स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।